हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी एंड आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में निर्वाचन आयोग को डाला था, डिस्कस किया था उसके ऊपर, ठीक है। और क्योंकि उससे पहले का एक वीडियो जहाँ जिसमें मैंने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बताए थे कि कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, और लास्ट का वीडियो जो मैंने डाला था वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर था। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, इसमें भी हम देखेंगे इनके सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है, इनकी संरचना कैसी है, इसका इनको निष्कासन यानी इनको इनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, इनकी कार्यशक्तियाँ क्या है और इनके लक्ष्य क्या हैं, ठीक है। और इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रेनू स्टडी पॉइंट पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ जा कर के चैनल ज्वाइन करें और वहाँ से नोट्स ले लें, ठीक है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें और उनसे कहें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी कमेंट करें, प्लस बेल आइकन को भी क्लिक करें। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखो, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है क्या और ये किस आर्टिकल में है, ठीक है। तो देखो, यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है। क्वेश्चन कहाँ से पूछता है आपसे, एक स्टेटमेंट दे देगा कि यूपीएससी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला स्टेटमेंट है कि यह एक सांविधिक निकाय है। तो सांविधिक नहीं है, हमारा जो यूपीएससी है वो सांविधिक नहीं है, वो संवैधानिक है, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे टर्म को आपको ध्यान देना है। तो क्या है, ये एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है, ठीक है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक में यूपीएससी की स्वतंत्रता, शक्तियाँ, कार्यों, संगठन, सदस्यों की नियुक्ति, बर्खास्तगी का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें फॉन्ट मिसिंग है, वो सिर्फ अपडेट हुआ है मेरा ऐप, तो इस वजह से ऐसे फॉन्ट मिसिंग्स हो रही हैं, अदरवाइज़ कोई गलती नहीं है, ठीक है। तो आपको यहाँ पता चल गया कि जो यूपीएससी है वो एक संवैधानिक निकाय या संस्था है क्योंकि इसका गठन किसके प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है, क्योंकि संविधान के अंतर्गत इसके अंतर्गत संविधान में इसके लिए प्रावधान भी हैं, इसीलिए, ठीक है। कौन से भाग में? 14 भाग में, अनुच्छेद 315 से 323, ठीक है। और सेम एज इट इज़ आप इस राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ोगे तो उसका भी यही है, 14वां भाग, आर्टिकल 315 से 323। ओके, अब हम आगे चलते हैं। सॉरी, हाँ, अब इनकी संरचना देखो कैसी है। देखो, संघ लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग में आप देखोगे एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। यद्यपि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है, ओके। और यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो सदस्य संख्या तय करे। फ्रेंड्स, पीछे कुछ आवाज़ें आएंगी तो प्लीज़ आप उसके ऊपर ध्यान मत देना, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो इनके सदस्यों की नियुक्ति करे और इसके संरचना का निर्धारण करे, ठीक है। लेकिन आमतौर पर देखोगे क्या है कि इस आयोग में अध्यक्ष समेत 9 से 11 सदस्य होते हैं, ठीक है। 9 से 11 सदस्य होते हैं। ज़्यादा आवाज़ आ रही है? आई थिंक सो, बट ठीक है, कोई बात नहीं, मिसिंग करते हैं, उसको ध्यान नहीं देते, ठीक है। राष्ट्रपति इसमें क्या करते हैं, 9 से 11 सदस्य होते हैं अध्यक्ष को लेकर के, ठीक है। इसके अलावा आयोग के सदस्यों के लिए भी योग्यता का भी उल्लेख संविधान में नहीं है। कहने का मतलब यह है कि संविधान में ना ही इसकी सदस्य संख्या का उल्लेख है और ना ही इनके योग्यता का उल्लेख है। योग्यता का कहने का मतलब है इनके शैक्षणिक बैकग्राउंड क्या है, यह एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोई डिस्कस नहीं है संविधान में, ठीक है। लेकिन यह आवश्यक है कि आगे देखो, लेकिन यह आवश्यक क्या है कि जो इसके सदस्य हैं, ठीक है, आयोग के आधे सदस्य को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है, ये शर्त है। इसके अलावा आप देखोगे संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष और सदस्यों की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है। आगे देखो, आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले होता है वो अपने पद पर बने रहते हैं। ये इनका कार्यकाल है, क्या? 6 वर्ष की अवधि
तक या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो जाए तब तक अपने पद पे बने रहते हैं। और अपनी मर्जी से अगर ये त्यागपत्र देना चाहते हैं तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। आगे देखो, अब इनको इनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को आप देखोगे निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकते हैं। जैसे पहला है, अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा है, अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो, ठीक है। अगला देखो, अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक असक्षमता के कारण पद पर रहने योग्य नहीं है तो राष्ट्रपति उसे हटा सकता है। इसके अतिरिक्त आप क्या देखोगे, राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है। कदाचार के मामले में लेकिन इसको सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भेजना होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो भी उसने डिसीज़न भेजा है अपना, या फिर जो भी भेजा है मामला, अगर वो संविधान के अनुसार है तो क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट उसको समर्थन देता है। उसी के आधार पर उसके अध्यक्ष को या फिर अन्य सदस्य को हटाया जा सकता है, ठीक है। आगे देखो, राष्ट्रपति अगर कदाचार के आधार पर अगर किसी अध्यक्ष या अन्य सदस्य को हटाता है तो इस मामले को क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट में भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले के बारे में जांच पड़ताल करता है, ठीक है, और बर्खास्त करने से परामर्श का समर्थन करता है, और राष्ट्रपति अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें भी एक नोट करने वाली बात क्या है कि संविधान के अनुसार जो उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह है वो राष्ट्रपति के लिए क्या है, बाध्यकारी है। अगर राष्ट्रपति जांच पड़ताल के बाद उसे लगता है कि नहीं ये ठीक है तो उसको रहने देगा, अदरवाइज उसे लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है तो उसको क्या करेगा, बर्खास्त कर देगा। और यह निर्णय क्या होगा, सलाह क्या होगा, राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, ठीक है। आगे देखो, उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति जो यूपीएससी के अध्यक्ष या दूसरे सदस्य हैं उनको निलंबित नहीं कर सकता, जब तक उनके कदाचार साबित ना हो जाए तब तक वो अपने पद पर ही बने रहते हैं, ठीक है। आप इस संदर्भ में हम देखेंगे कि हमारे संविधान में कदाचार का दोषी किसे कहा जाता है। तो आप देखो, सबसे पहले, अगर वह भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक है, ठीक है। अब दूसरा देखो, निगमित कंपनी के सदस्य और एक सेकेंड, हाँ ये थोड़ा सा ना अलग है, निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार के लाभ के लिए भाग लेता हो, ये दो कदाचार के दोषी पाए जाते हैं। अगर ये दोनों कार्यों में लिप्त हैं इसका मतलब क्या है, कदाचार के दोषी पाए जाएंगे और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को अगर लगता है कि ठीक है तो वो परामर्श देगा जो राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि जो यूपीएससी के मेंबर्स हैं इनको कौन कौन से फ्रीडम्स मिले हैं, ठीक है। तो देखो, संविधान में इस संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र कार्य करने के लिए उपबंध जो दिए गए हैं वो देखते हैं, ठीक है। पहला देखो, ये पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है, इन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है इन द सेंस कि राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति भले ही की जा सकती है लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया नहीं जा सकता, ठीक है। हटाया नहीं जा सकता कहने का मतलब राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है, उससे पहले नहीं हटा सकता, ठीक है। और वो आधार क्या थे मैंने अभी पीछे पढ़ा है, ठीक है। अब देखो, यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ते व पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं, ठीक है, संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इस पर संसद में मतदान नहीं होता। आगे देखो, यूपीएससी का अध्यक्ष कार्यकाल के बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी नौकरी का पात्र नहीं होगा। ये भी जो लाइन है ये भी पूछ लिया जाता है, स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि जो यूपीएससी का अध्यक्ष है वो कार्यकाल समाप्त होने के बाद कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नौकरी के लिए पर्याप्त नौकरी के लिए क्या है, पुनर्नियुक्ति के लिए वो पात्र है, ऐसा नहीं है, पात्र नहीं है वो, ठीक है। इसमें भी क्या है, आगे देखो, यूपीएससी का सदस्य कार्यकाल के बाद यूपीएससी का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में होने का पात्र होगा। किसकी बात कर रही हूँ मैं, सदस्य की बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नौकरी का पात्र नहीं होगा, ओके। इन शब्दों को आपको ध्यान देना है। आगे देखो, कार्य इनके देखो क्या है, संघ लोक सेवा आयोग में मतलब जो कार्य हैं वो निम्नलिखित रूप से आप देख सकते हो। पहला देखो, यह क्या करता है, यह अखिल भारतीय
सेवाओं जैसे केंद्रीय सेवाएं हैं या केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है ना। आगे देखो जैसे यूपीएससी राज्य, ठीक है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, ये क्या करता है, 2 या अधिक राज्य द्वारा अनुरोध करने को किसी ऐसी सेवा के लिए जिसके विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं उनके लिए संयुक्त भर्ती की योजना और प्रवर्तन में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त आप देखोगे यह किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद सभी या कुछ मामलों पर सलाह भी प्रदान करता है। ठीक है, इसके आगे देखोगे कुछ निजी प्रबंधन से संबंधित जो विषय हैं वो भी देख सकते हो आप, जिसमें कि सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषय पर। ठीक है, दूसरा देख सकते हो सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में। ठीक है, नियुक्ति करने में इसके अलावा प्रोन्नति है या फिर एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण करने का अनुसरण किया जाता है, इसी के द्वारा होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखोगे जो कि भारत सरकार में सिविल सेवक की हैसियत में काम करते सभी अनुशासनिक विषय जैसे ज्ञापन या अर्जी सहित इनमें कुछ बातें शामिल हैं। जैसे कि पहला क्या है, जैसे देखोगे आप निंदा या कड़ाई से निरामुदोन। ठीक है, और दूसरा देखोगे वेतन वृद्धि से इनकार कर देना या पदोन्नति देने से इनकार कर देना, धन की हानि की पुनः प्राप्ति हो जाना, सेवा से हटा देना, ठीक है, सेवा से बर्खास्त कर देना, ये सब होते हैं इनके कार्य। ठीक है, जैसे कि अगला एक देख सकते हो सिविल सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च की गई अदायगी का दावा करना। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखोगे क्या, अल्पकालिक नियुक्ति 1 वर्ष से अधिक तक नियुक्तियों के नियमितीकरण से संबंधित विषय हो सकते हैं। ठीक है, कार्मिक प्रबंधन से संबंधित विषय हो सकते हैं, सेवा के विस्तार या कुछ देख सकते हो सेवानिवृत्त नौकरशाही की पुनर्नियुक्ति से संबंधित मामले हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या है कि ये सारी सेवाएं क्या है, उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार उपरोक्त मामले में संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करता तो असंतुष्ट सरकारी नौकरी की समस्या न्यायालय दूर नहीं कर सकता। अगर इसे व्यवहारिक रूप में सरल शब्दों में समझना चाहो तो क्या है, न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने पर या बिना संपर्क किए कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य ठहराया जा सकता है। ठीक है, अंततः ये क्या करता है, एक उपमार्गदर्शक है। ठीक है, ना कि आवश्यक है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखो संघ लोक सेवा आयोग को संसद द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये थे हमारे, इसमें क्या थे, इसके फंक्शंस थे संघ लोक सेवा आयोग के। अगर हम इसकी सीमाएं देखो तो सीमाएं में हम क्या देखेंगे कि इसके अंतर्गत क्या चीज़ें नहीं आती, वे कौन से विषय हैं जो यूपीएससी के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। तो पहला क्या है, पिछड़ी जातियों की नियुक्ति पर आरक्षण देने के मामले पर, इसके अंतर्गत कोई यूपीएससी में अंतर ये नहीं आता, यूपीएससी के अंतर्गत ये नहीं है। ठीक है, दूसरा देखोगे सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखने हेतु, ये इसके अंतर्गत का विषय नहीं है। ठीक है, तीसरा देखो आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता, उच्च राजनयिक उच्च पद ग्रुप सी व डी, सेवाओं के अधिकतर पदों के चयन से संबंधित धारणा। ठीक है, या फिर मामला, ये क्या है, इसके अंतर्गत का मामला नहीं है। अगला देखो किसी पद के लिए अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियां, अगर वह व्यक्ति 1 वर्ष से कम के लिए पद धारण करता है तो ये 4 ऐसे विषय हैं जो यूपीएससी में नहीं शामिल है, ये यूपीएससी के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं। ठीक है, इनको याद रखना है क्योंकि ये बहुत आगे काम आते हैं। एक चीज़ और यहाँ देख लो नोट करके, ये राष्ट्रपति यूपीएससी के दायरे से किसी पद सेवा ये विषय को हटा सकता है, लेकिन संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियम बना सकता है जिसके लिए परामर्श की आवश्यकता नहीं है, किंतु इस तरह के नियम को राष्ट्रपति को कम से कम 14 दिन के लिए संसद के सदन में रखना होगा। संसद इसे संशोधित या खारिज कर सकती है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स ले लो, जैसे कि इनकी भूमिका किस प्रकार की होती है। तो संविधान हमेशा इनसे ये अपेक्षा करता है कि भारत में मेरिट पद्धति के प्रहरी हों। ठीक है, जिसका मतलब तात्पर्य ये है कि प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषयों पर संपर्क करने पर अखिल भारतीय सेवाएं व केंद्रीय सेवाएं ग्रुप ए है या ग्रुप बी है में भर्ती सरकार को सलाह देने से संबंधित हो। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, ये था यूपीएससी का। यूपीएससी हमने पढ़ लिया। संघ लोक सेवा आयोग आपको पता चल गया 14वें भाग में है, आर्टिकल 315 से 324। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनको हटाया कब जाएगा? संविधान में वर्णित शर्तों के आधार पर ही इन्हें हटाया जा सकता है। इनका कार्यकाल आप इसमें बता दिया है मैंने। और जो भी इसमें कुछ मिसिंग है, अगर आपको लगता है कुछ मिसिंग है तो आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मैं उसको डाल दूँगी। हाँ, सो थैंक यू। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हैव अ नाइस डे।